मार्केटिंग मार्केटिंग का कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग में कोशिश करेंगे फुल फ्लेज जो है पूरा सिलेबस जो हमारा है पीजीटी कॉमर्स का उसको कंप्लीट कर लेंगे। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग बेसिकली जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, इसके बारे में जो है हम कंज्यूमर को अवेयर करवाते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो सारी की सारी कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे इसका प्राइस हो गया, इसका प्लेस हो गया, वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और कंज्यूमर को अल्टीमेट जो है हम ये इंफॉर्मेशन या वो कंज्यूमर में ये अवेयरनेस क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर या कंज्यूमर अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है यहाँ पे गेन करें। जो यही एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। बेसिकली अगर हम सिंपल सेंस में बोले तो मार्केटिंग जो है एक कला है, बेचने की एक कला है, आर्ट ऑफ सेलिंग है। इसमें जो है 4 पीस, बड़ी बार क्वेश्चन आता है ये 4 पीस, कई बार ये सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाते हैं कि सीक्वेंस में अरेंज करिए, तो आपको इसको वैसे ही याद रखना है। 4 पीस में जो 4 पी आते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। इसी तरह से सीक्वेंस में आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में अरेंज करने से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं और 4 पीस जो है ये बड़ी बार पेपर में आता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मार्केटिंग बेसिकली जो है हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाती है और कंपनी की रेपुटेशन को भी बिल्ड करती है। मार्केटिंग जो है हमारे पास, अगर टाइप की बात करें तो मार्केटिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है ऑफलाइन मार्केटिंग और दूसरी होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन आप समझ ही रहे हो, जैसे पैम्पलेट हो गया या अदर जो है हम फेस टू फेस मिल रहे हैं या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनको अपना रहे हैं। और ऑनलाइन में क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम अपने कंज्यूमर को अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग है एक एलिमेंट है जो कि वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई को जो है वो कवर अप करता है। और बेसिकली ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट भी है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के एक्सचेंज से संबंधित है। तो वस्तुओं के एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा मार्केटिंग है उसको, उसकी हेल्प लेते हैं। मार्केटिंग के थ्रू लोगों को जो है अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। अगर हम मार्केटिंग के विकास की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो मार्केटिंग का इवोल्यूशन देखो, जैसे ना एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़ा होता जाता है, वैसे ही मार्केटिंग के इवोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जब मार्केटिंग शुरू हुई थी तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस किया गया, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। ये नहीं कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही देनी है, इन्फॉर्मेशन तो देनी है, सेकंड स्टेप में क्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया गया। और थर्ड जो है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया उसके बाद। तो 1950 तक हमारा जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसमें ये नहीं था कि वस्तु के बारे में बताना है और उसकी क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस देनी है, बट ये भी था कि हमें वस्तु की प्रमोशन भी करनी है, लोगों को अट्रैक्ट भी करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है वस्तु को खरीदने के लिए। उसके बाद हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा इवेल्युएट हुआ। उसमें ये चीज की गई कि राइट प्रोडक्ट टू कस्टमर, कस्टमर को राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है जिस तरह का प्रोडक्ट वो चाह रहे हैं। और राइट नाउ अगर हम बात करें तो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। होलिस्टिक मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू, आप वो सभी भरसक प्रयास करिए जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो होलिस्टिक मार्केटिंग से क्वेश्चन आ जाता है, ये कौन कौन सी मार्केटिंग के कंपोनेंट को इंक्लूड करती है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग जो है बेसिकली हमारे रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें बोला जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बेचना इज नॉट इनफ, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना भी जरूरी है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जिसमें जो है जो हमारे लॉन्ग टर्म के रिलेशन हमने बनाने हैं, ऐसा नहीं कि जिस ड्यूरेशन में हमने प्रोडक्ट बेचा उसी ड्यूरेशन तक हम जो है वो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से बात कर ली बस हो गया, नहीं। अपने कस्टमर के साथ हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। इंटरनल मार्केटिंग इसमें कवर किया गया और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया कि जब हम सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो सोसाइटी को हमने ठगना नहीं है, उसको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया था। सो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को इसमें कवर किया गया था। अब हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करें तो बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है और एक नेटवर्क को डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि कस्टमर, सप्लायर और जो रिटेलर हैं या जो एजेंसीज हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, हमारे रिलेशन सही बने रहें। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का जो उद्देश्य है एक म्यूचुअल प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना रहे हमारे जितने भी कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ताकि हम लगातार प्रॉफिट कमाते रहें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो है कम्युनिकेट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है इन कोऑर्डिनेट मैनर। सो जो कम्युनिकेशन है वो कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए जो है वो किया जाता है अपने कस्टमर्स के साथ। यहाँ पे हम उनको ऑफर करते हैं मिक्स। ऑफर मिक्स का मतलब है प्राइस, सर्विस और प्रोडक्ट में जो है उनको जो है वेरियस सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। जैसे कि हम उनको बोलते हैं कि आपको हम घर तक जो है वो वस्तु पहुंचा देंगे या अदर सर्विसेज देने की बात करते हैं। कम्युनिकेशन मिक्स, जब मैंने यहाँ वर्ड यूज किया तो कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब है कि एड्स करना, सेल करना, प्रमोशन करना, इवेंट करना, ठीक है, या एक्सप्लोर करना अपने प्रोडक्ट को, ये चीजें जो है कम्युनिकेशन मिक्स में इंक्लूड की जाती हैं। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब अगर हम समझें, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है होलिस्टिक मार्केटिंग में इंटरनल मार्केटिंग। तो इंटरनल मार्केटिंग में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं उन सबको हम इस तरह से बूस्ट अप करते हैं कि आप देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो, तो आपको, आप जहां कोशिश कर सकते हो आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करनी है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने मार्केटिंग इस तरह से करनी है कि सोसाइटी में जो वेलफेयर का जो कंसर्न है वो हम ध्यान में रखें। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जो है या मिसअंडरस्टैंडिंग या एथिकल वैल्यूज की अवॉइडेंस हमने नहीं करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, मैनेज करना अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को, उसके साथ रिलेशन प्रॉपर्ली जो है बनाना, ताकि हम जो है अपनी वस्तुओं की डिमांड जो है वो क्रिएट कर सकें। अगर हम अपनी वस्तुओं की या सेवाओं की डिमांड क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है हम प्राप्त करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वस्तु बिकेगी तो सेल बढ़ेगी एंड सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उससे जो है हमें बेनिफिट होता है और प्रॉफिट को बढ़ाना ही अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी होता है। उसके बाद कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली जो है प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है कि हमने कंज्यूमर को जो है इस तरह से फेवर में लेना है ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकें। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदेगा, जो क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है, कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट विच ऑफर क्वालिटी। तो प्रोडक्ट यहाँ पे वो, उससे हमारा संबंध है। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदेगा वो कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाएगा जो क्वालिटी ऑफर करेगा। और एक जो है इसमें हमारा कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत एक बड़ी फेमस सा एक स्टेटमेंट चलती है दैट अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। एक अच्छा प्रोडक्ट जो है अपने आप को खुद बेचता है, उसको मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो कोर मार्केटिंग के बाद जो है वो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली फोकस करता है वेरियस कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को इस तरह से मोल्ड करना, उसको इस तरह से अट्रैक्ट करना कि उसको लगे कि अन्य जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस ब्रांड के कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में दिस वन ब्रांड इज वेरी क्वालिटेटिव। और उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये जो है चीज ध्यान में रखी जाती है, जो कंज्यूमर है वो बाई करेगा
ओनली इफ कंपनी प्रमोट और सेल दिस प्रोडक्ट। अगर कंपनी बेचना चाहती है कभी तभी जो है वो कंज्यूमर बाई करेगा, तो इस तरह की धारणा इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप सोशल मार्केटिंग। तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ मेंटेन करने के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता भी दिया कि एवरीथिंग डज मैटर, हर चीज जो है वो मैटर करती है। डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू टू सेल योर प्रोडक्ट, इस चीज के ऊपर होलिस्टिक ओवरऑल जो है वो यहाँ पे फोकस किया जाता है। अगर हम एक डायग्रामिक फॉर्म में इसको देखें तो सबसे पहले कोर में हमारा आता है कस्टमर। हम सबका टारगेट क्या होता है? कस्टमर। और कस्टमर तक हम प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 P's जो हैं वो इनकी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को जब हम कस्टमर को देते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे जो मार्केटिंग प्लान है उसको बनाते हैं, उस मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और मार्केटिंग प्लान को एनालाइज भी करते रहेंगे बीच में कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और उसके बेस पे फिर हम उन चीजों को कंट्रोल करेंगे। और जब हम ये मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम हमारे जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। और इनको ध्यान में रखने के साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, लाइक डेमोग्राफिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इसको हम ध्यान में रखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है दैट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो ये मैंने जो है जैसे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बोला भी था कि हमारा जो मार्केट प्लेस है, पहले तो एक प्लेटफॉर्म पहले तो एक प्लेस होता था पर्टिकुलर, लेकिन अभी जो है मॉडर्न डेफिनेशन में एक प्लेटफॉर्म हो गया ये, क्योंकि अब हमारी चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बिकती हैं। उसके बाद हम मार्केट स्पेस की बात करें तो मार्केट स्पेस जो है एक वर्चुअल मार्केट प्लेस होता है जहां पे हम जो है कॉमर्शियल दुनिया से जुड़ते हैं। तो उसके बाद मार्केटर्स की बात करें, मार्केटर कौन होता है? मार्केटर वो पर्सन होता है या वो कंपनी होगी जो कि एडवर्टाइज करेगी या प्रमोट करेगी किसी चीज को, हु एडवर्टाइज और प्रमोट समथिंग। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, तो आप इसमें कंपनी वाला प्रोस्पेक्टस मत समझ लीजिएगा। यहाँ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जिसको हमने समझना होता है, जानना होता है, एनालाइज करना होता है, और ये होता है हमारा कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, जिसपे हम जो है जिसको हम क्वालिफाई करते हैं मिलने के लिए, और उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि इससे हमें मिलना ही है। जैसे कि LIC का हम एग्जांपल ले लें, LIC का एजेंट है कोई, तो वो देखेगा, अब उनको कोई चाइल्ड प्लान बेचना है तो वो क्या करेंगे, वो नियर बाय देखेंगे कि हाँ किनका छोटा बेबी है और उन्होंने अभी तक प्लान नहीं लिया है, तो उनका बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन जिनके अभी जो है न्यूली बेबी हुआ है, ताकि क्योंकि उनका चाइल्ड प्लान जो है वो वहां पे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, वहां बिक जाएगा, तो वहां पे बात करेंगे मार्केटिंग के लिए। उसके बाद ऑफरिंग आपको पता ही है, ऑफरिंग में हम प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर कर देते हैं विद वैल्यू टू द कस्टमर। और कस्टमर एंड कंज्यूमर की अगर हम बात करें, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कस्टमर जो चीजों को खरीदता है वो उनको कंज्यूम भी कर सकता है और दूसरों के लिए भी खरीद सकता है, लेकिन कंज्यूमर कौन है? जो अपने कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को खरीदता है। ब्रांड ऑफरिंग की बात करें तो ब्रांड ऑफरिंग क्या होता है? It means only product or service marketed and sold और ऑफर और ऑफर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एक अपने ब्रांड को जो है बेचने के लिए या वितरण के लिए जो है प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने ब्रांड जो है वो बेचने के लिए ऑफर कर दिया, तो इसको बोलेंगे ब्रांड ऑफरिंग। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू सेटिस्फेक्शन। वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब ये डिफरेंस होता है, हम किसी वस्तु से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना, लाइक हम आइसक्रीम खरीदते हैं, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उसमें प्राप्त क्या कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस है बेसिकली एक्सपेक्टेड और एक्वायर्ड वैल्यू के बीच में, वैल्यू सेटिस्फेक्शन। उसके बाद जो है हमारे चैनल्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं। चैनल्स ऑफ मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो बेसिकली ये वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं जिनके द्वारा हम जो है वस्तुओं को मार्केट में फ्लो करते हैं। मेजर फोकस इनका रहता है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्शन पे। जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, वेदर इट इज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे वस्तुओं का है या सेवाओं का है, तो उसको जो है बेसिकली हम यहाँ पे मार्केट तक पहुंचाते हैं। उद्देश्य ये होता है हमारा चैनल्स ऑफ मार्केटिंग का कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहे मार्केट में, और साथ ही साथ जो है
है जो हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टोरेज की प्रोसेस है वो भी बनी रहे और सर्चिंग प्रोसेस भी बनी रहे। लोग जो है प्रोडक्ट जब ढूंढते हैं तो स्टोर में से उन वस्तुओं को जो है उन पर्टिकुलर डिमांडिंग पीपल को प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो हमारे पास 5 फ्लो आते हैं और ये फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स ने दिए हुए हैं जो चैनल्स ऑफ मार्केटिंग के फ्लो हैं। फर्स्ट आता है फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो में हम वस्तु जो है सप्लायर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो वस्तु जो है वो एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू या होलसेलर के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर तक जाती है और मैन्युफैक्चरर आगे इस वस्तु को होलसेलर को, होलसेलर आगे डीलर को और डीलर जो है इसको पर्टिकुलर जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाता है। या फिर डायरेक्ट कई बार क्या करता है, कस्टमर मैन्युफैक्चरर से भी वस्तु को खरीद लेता है और दूसरी चीज ये भी आती है कि कस्टमर कई बार डायरेक्ट होलसेलर से भी प्रोडक्ट को खरीदता है। एक आता है टाइटल फ्लो। टाइटल फ्लो सीधा चलता है जिसमें सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर को जो है वो सामान बेचता है, मैन्युफैक्चरर आगे डीलर को देता है और डीलर से कस्टमर तक सामान जाता है। पेमेंट फ्लो में पेमेंट की बात होती है। सप्लायर क्या करेगा, बैंक को सप्लाई कर बेसिक पेमेंट आती है कस्टमर से, कस्टमर से बैंक में पेमेंट आएगी, फिर बैंक किसके बैंक अकाउंट में आएगी, डीलर के, फिर डीलर के बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर के बैंक अकाउंट में जाएगी और मैन्युफैक्चरर के बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो सप्लायर के बैंक अकाउंट में जाएगी। तो इसको हम पेमेंट फ्लो बोलते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो में जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है। तो इंफॉर्मेशन आप देखो तो इंफॉर्मेशन में तो हमारा 2 वे चलता है ना, सप्लायर जो है वो ट्रांसपोर्टर को कुछ कहेगा, ट्रांसपोर्टर से सप्लायर कुछ जानकारी भी प्राप्त करेगा। तो सप्लायर और ट्रांसपोर्टर जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आगे जो ट्रांसपोर्टर जिसको हम वेयर हाउस भी बोलते हैं या फिर बैंक होता है, ये तो बैंक और इनकी जो है वो मैन्युफैक्चरर के साथ भी इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। मैन्युफैक्चरर से अगर जो है वो जो वेयर हाउसेज हैं या बैंक्स हैं उनमें सामान जा रहा है तो उनकी जो है वो सूचना का आदान प्रदान उन दोनों में होता है। अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो डेटर से बात कर रहा है तो डेटर के साथ उसका सूचना का लेन देन होता है, वो प्राप्त भी करेगा सूचना और उनको देगा भी। और अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ लिंक कर रहा है तो कस्टमर को वो कुछ सूचना देता भी है और कुछ सूचना प्राप्त भी करता है। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ये सारे हमारे चैनल ऑफ मार्केटिंग है जिसमें हम जो है पहले एक में हमने देखा कि हम वस्तु को पहुंचाते हैं, दूसरे में देखा कि टाइटल को, ब्रांड नेम के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तीसरे में पेमेंट के बारे में बोला गया है कि किस तरह से कस्टमर की पेमेंट जो है वो सप्लायर तक पहुंचती है, और अगले में हमने इंफॉर्मेशन फ्लो को देखा। इंफॉर्मेशन हमारी 2 वे चलती है, आदान प्रदान दोनों साथ साथ चलता है। उसके बाद हम जो है बात करें तो प्रमोशन फ्लो की बात करते हैं। प्रमोशन फ्लो में बेसिकली हम प्रमोट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इसमें सप्लायर क्या करता है, जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसको इंफॉर्मेशन जो है वो बोलता है कि आप आगे सर्कुलेट करिए। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी 2 तरह से इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करती है, या तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है या तो पहले मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन देगी, फिर मैन्युफैक्चरर आगे अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हायर करेगा। तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है या तो डायरेक्ट कस्टमर को इंफॉर्मेशन देगी या तो फिर डेटर के थ्रू जो है वो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एक इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रोडक्ट को जिस वे से पॉसिबल हो सकता है, थ्रू एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। जैसे कि वो कस्टमर के साथ इन्वॉल्वमेंट भी रखेगा, लोकेशन की कन्वीनियंस भी देखेगा, ठीक है। और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम जो है एक सिलेक्टिव आउटलेट के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर हम जो है जिस जरिए से पहुंचा जा सकता है वो ईच एंड एवरी जरिए की कोशिश नहीं करते, कुछ एक सिलेक्टिव मैनर ले लेंगे कि हम ऐसे बात करेंगे और ऐसी हमारी सूचना पहुंच जाएगी। थर्ड आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ब्रांड को जस्ट इन 1 और 2 आउटलेट। स्पेसिफिक भी सिलेक्ट नहीं करेगी, जस्ट 1 और 2 जो है वो आउटलेट में जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और ऐसा जो है कुछ एक रेपुटेटेड फर्म्स ही करती हैं जिनका ऑलरेडी एक ब्रांड नेम होता है। और जो सिलेक्टिव होते हैं वो जो जिनका ब्रांड नेम बहुत हाई लेवल का नहीं है लेकिन मीडियोकर में जो है वो रिजाइड करता है। और जो बेसिकली हमने पढ़ा
इसमें जो हमने एक देखा कि इंटेंसिव, जिसमें हर एक जो है वे से जो है कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश की जाती है, तो वो न्यूली बॉर्न जो हमारी फर्म्स होती हैं वो इसको जो है वो अपनाती है, इस मार्केटिंग चैनल को अपनाती है। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केटिंग प्लान। प्लान आपको पता ही है, टू डिसाइड कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है ना। तो रोड मैप है बेसिकली मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज को जो है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलप करना है ताकि कस्टमर को सूचना प्राप्त हो, उसको डिसाइड करता है। हम मार्केटिंग प्लान के फीचर्स की बात करें तो बेसिकली जब हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं तो मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं, और स्पोर्टिव मार्केटिंग प्लान कौन सा रहेगा हमारे लिए, मार्केट की पोजीशन कैसी है, कौन कौन से पर्सन उससे संबंधित है, और क्या हमारा प्लान फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें जिन जिन तत्वों का हम ध्यान रखते हैं उसमें आता है एक्सक्लूसिव समरी। इसमें हम बिजनेस की ओवरऑल समरी को लेके चलते हैं और बिजनेस का ओवरव्यू लेते हैं, और जब भी हम बिजनेस का ओवरव्यू लेते हैं तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं, लाइक स्वोट एनालिसिस, ये हमने डिस्कस भी किया था। स्ट्रेंथ जो है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसको देखा जाता है, और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किस तरह से हमें है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एक हम मार्केट को भी ध्यान रखते हैं कि हम हमारी टारगेट मार्केट क्या है, क्या हमने बच्चों से संबंधित प्रोडक्ट बनाया है, ओल्ड एज पीपल से संबंधित प्रोडक्ट बनाया है, तो हमने कौन से ग्रुप को टारगेट करना है, उस ग्रुप को हम ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं। गोल क्या है, क्या हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है हम लोगों के माइंड में एक ब्रांड जो है वो इमेज अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मार्केटर का यहाँ पे जो गोल है वो ध्यान में रखा जाता है, और ये गोल ऐसा होना चाहिए अटेनेबल। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि हमने सपने कुछ अलग देख लिए लेकिन कि हमने ये चांद तारे तोड़ के लाने, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। हम वो जो है गोल यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे जिसको कि हम प्राप्त कर सकते हो। प्राइसिंग पोजीशन क्या है हमारी और ब्रांडिंग कैसी है, उस चीज को भी फोकस में रखा जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, ये भी तत्व है कि जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हमारा प्राइस क्या है और न्यूज ऑन डेली बेसिस हमारी कितनी सर्कुलेट होती है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। हम अपने मार्केटिंग प्लान को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो टेक्टिक्स क्या रहेंगी, क्या तरीके रहेंगे, बजट कितना है हमारा। ऐसा नहीं कि प्लानिंग हमने बड़ी हाई फाई कर दी लेकिन हमारा मार्केटिंग बजट उतना नहीं है, तो हम कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, ये भी एक तत्व है। और साथ ही साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब हमने अपने मार्केटिंग प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया तो उसकी इवेल्युएशन और उसके रिजल्ट को चेक करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में जो है बेसिकली हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उनके रिसोर्सेज और चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस में बेसिकली एक फ्रेमवर्क जो है वो इंक्लूड की जाती है टू इम्प्लीमेंटिंग अ मार्केट ओरिएंटेशन। जो हमारा एक मार्केट प्रोग्राम होता है जिसमें हम मार्केट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम जो है कैसे कैसे मार्केट को अप्रोच करेंगे, उन सारे स्टेप्स को जो है जब डिसाइड किया जाता है तो उन सारे स्टेप्स को जो है एकत्रित रूप से हम मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम वन बाय वन करके डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को हम एनालाइज करते हैं। लाइक कैसे एनालाइज करेंगे, मार्केट से इंफॉर्मेशन लेकर, मार्केट के एनवायरनमेंट को समझकर, कंज्यूमर मार्केट को समझकर, और कंज्यूमर की जो है वो एंटीस्पेटिंग जो है वो कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ठीक है, हमें किन किन जो कॉम्पिटिटर्स को जो है वो फेस करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं जिसमें हम अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। फिर उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ प्लान्स बना लेते हैं और उन प्लान्स के लिए एलोकेशन ऑफ फंड करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम जो है अपने एफर्ट्स को जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, और एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है उनको मैनेज करते हुए उनकी फीडबैक एंड कंट्रोल हम लेते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो दोनों में डिफरेंस है। सेलिंग में क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वस्तु को मनी में। जब हम वस्तु बेच देते हैं ना तो बेचने के बाद हमारे पास पैसा आता है, तो इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ गुड्स इनटू मनी। और मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सर्विंग सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड, कि कंज्यूमर की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर को क्या है, उसको वस्तु तो मिल रही है लेकिन उसके माइंड में कैसी हम ब्रांड जो है या इमेज सेट कर देते हैं प्रोडक्ट की, कि उस वस्तु को प्राप्त करके जो है वो उसको जो है बहुत अच्छा जो है सेटिस्फेक्शन वाला एक फीलिंग आता है।
उसके बाद हम लेवल्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग की बात करें तो मार्केटिंग प्लानिंग में हम 4 चीजों का ध्यान रखते हैं, एक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और इनिशिएटिव्स एंड एक्शन। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजीज को विभिन्न तरीकों से टैक्टिक्स से हम इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव लेते हैं। वो हमने तरीके सोच लिए, फिर उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनिशिएटिव हो गया। और इनिशिएटिव जब हमने ले लिया कि हाँ हमने ये काम करना है तो हम एक्टिव हो जाते हैं और हमारा जो पर्टिकुलर एक प्लानिंग होती है वो एक्शन में आ जाती है। मार्केटिंग प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मैंने इसकी प्रोसेस आपको बता दी कि इसकी प्रोसेस में एक्टिविटीज जो है वो डिफाइन किया जाता है, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी हमें पता है एक प्लान होता है जो कि हमें समथिंग को अचीव करने के लिए डायरेक्शन देता है। टैक्टिक्स का मतलब होता है मेथड, जो कि समथिंग को अचीव करने में हेल्प कर देता है। और इनिशिएटिव का मतलब होता है ऑफिशियल एक्शन, जिसमें हम जो है ऑफिशियली जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चल पड़ते हैं। और एक्शन का मतलब होता है डू थिंग्स, चीजें जो है हम करना शुरू कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो एक इसका मर्केंटाइजिंग फंक्शन होते हैं, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं जिसमें हम प्रोडक्शन को प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको ग्रो करना है, बाइंग, असेंबलिंग, सेलिंग, इस पे फोकस करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो है वस्तुओं को जो है स्टोर करने से लेके ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर तक पहुंचाने की गतिविधियां शामिल रहती हैं। सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग में जो रिस्क रहता है उसको बियर करते हैं और जो है मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को जो है वो हम यहाँ पे जो है एनालाइज करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है एक सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स है जिसमें फर्म जो है वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए कई टारगेट्स को यूज करती है, बहुत सी चीजों को मिक्स करके साथ में चलते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो बेसिकली जब भी हम कोई मार्केट की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमने एलिमेंट्स तो बहुत सारे पढ़े अभी तो, लेकिन हम जो मेन हमारे एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 2। एक होता है टारगेट मार्केट, हमने कौन से मार्केट को जो है टारगेट करना है, और दूसरा होता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है हमारा वहां पे। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारा जो 4 P's है ना वो आता है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। तो हमने पर्टिकुलर टारगेटेड मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, ठीक है, एप्रोप्रिएट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को जो है कैसे प्रमोट करना है, ये मार्केटिंग मिक्स में आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, लाइक जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स की, वो सबसे पहले किसने कॉइन की थी, तो ये नील हॉपर बॉर्डन ने जो है सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स की टर्म को कॉइन किया था। मार्केटिंग मिक्स को हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इस टर्म को सबसे पहले नील हॉपर बॉर्डन ने जो है वो कॉइन किया था। उसके बाद प्रोफेसर जो जेम्स हमारे कोलिटिन हुए, इन्होंने 4 P's जो है आफ्टर 1940 फर्स्टली इसको जो है इन्होंने मेंशन ऑफ मिक्स के नाम से जो है वो प्रमोट किया। सो बिफोर 1940 जो है इनको ट्रेस किया जाता था एज मेंशन ऑफ मिक्स। फिर उसके बाद जो है मैकर्थी, इनका पूरा नाम था ई जॉर्मोन मैकर्थी, इन्होंने जो है 1940 के बाद इसको 4 P's का नाम दिया, मार्केटिंग मिक्स और 4 P's, 2 नाम इनको दिए कि आप इनको मार्केटिंग मिक्स भी बोल सकते हैं या बेसिकली इसको आप 4 P's भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि 4 P's जो है वो किसने बोला था, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है 4 P's जो है वो मैकर्थी आपने टिक करना है। इस कॉन्सेप्ट को क्वाइन तो किया था, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट जो था क्वाइन किया था बॉर्डन ने, ठीक है। उसको कुलिटन ने जो है आगे मार्केटिंग मिक्स को जो है मेंशन ऑफ मिक्स के रूप पे जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, लेकिन एग्जैक्ट 4 P's जो है इसको मैकर्थी ने कहा था 1960 में। 1940 तक जो है इसको मार्केटिंग मिक्स के तहत ही जाना जाता था, 1960 तक मैकर्थी ने इसको 4 P's कहा। तो आपने ये ध्यान रखना है 4 P's, प्रोडक्ट है ना हमारा, सॉरी प्राइस है ना, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं 4 P's कौन कौन से हैं या इनमें से 4 P कौन नहीं है, या 4 P का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। आप देखोगे हिमाचल के जो कॉमर्स के मैक्सिमम पेपर होते हैं वहां पे 4 P's का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आप 1 लाइनर नोट्स में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बूम्स एंड बिटनर ने जो है 1981 में सर्विस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। इन्होंने बोला कि
अब इन्होंने 4 पीस की जगह जो है वो 7 पीस और 8 पीस का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि 7 पीस कौन से हैं, 4 पीस कौन है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। और 7 पीस के कॉन्सेप्ट में 8वां जो पी इन्होंने ऐड किया था वो था परफॉर्मेंस। उसके बाद 1990 में अगर हम बात करें तो 4 पीस भी गया, 90 में जो है 4 सीज आ गया। 4 सीज का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इस कॉन्सेप्ट को जो है कस्टमर ड्राइवन रिप्लेसमेंट ऑफ 4 पी कहा गया। 4 पी में इसको प्रोडक्ट बेस माना जाता था ना, और 4 सीज में जो है कस्टमर बेस इसको माना गया। तो ऐसे भी बोला जाता है कि कस्टमर ड्राइवन रिप्लेसमेंट ऑफ 4 पीस क्या है, तो ये 4 सीज है। 4 पीस की बात करते हैं। 4 पीस में हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस आता है। सो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। प्राइस मतलब कॉस्ट होता है, और कॉस्ट जितनी उत्पादन के साधनों की हमारा उत्पादन का जितना खर्चा आया होता है ना, उसमें उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। प्रमोशन, बेसिकली प्रमोशन में हम कम्युनिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सूचना का कम्युनिकेशन करते हैं। और प्लेस होता है सुविधा अनुसार, हमारा कंज्यूमर जो है कहाँ पे वस्तु को जो है अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त कर सकता है, तो उसको हम प्लेस जो है वो बोलेंगे। मार्केटिंग के उद्देश्यों की बात करें तो ये तो हमें क्लियर ही हो गया कि अवेयरनेस क्रिएट करना, एक कॉम्पिटिटर्स में जो है एक लीड प्राप्त करना, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना, अपनी कंपनी को एम्पावर करना, सेल को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो एक हमारी काउज मार्केटिंग होती है, जिसमें हम जो है इंटेंशन को जो है वो ध्यान में रखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करा रही हूँ। रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। सिक्योरिटी मार्केटिंग में हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसमें जो है क्या होता है कि हम उसके ऊपर काम करेंगे ना जो सूचना कस्टमर तक नहीं पहुंची है। और उसके बाद जो है अंडर कवर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जिसमें हम बेसिकली इस तरह से प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कंज्यूमर जो है, जहां उनको लगता नहीं है कि ये मार्केटिंग हो रही है, उनको आभास ही नहीं होगा कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल्स में क्या होता है, जैसे +2 वाले बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटीज वाले लोग या कॉलेज वाले लोग +2 वाले बच्चों को जो है करियर काउंसलिंग का एक लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। बच्चे सोचेंगे हमें करियर काउंसलिंग हो रही है, और बाद में उनको पैम्पलेट दे देंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में अपना, कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ये चीजें हैं। तो बच्चों को लगता नहीं है कि मार्केटिंग हो रही है, लेकिन इसी को जो है हम अंडर कवर मार्केटिंग कहेंगे। किसी काम को करते हुए उस काम के छांव तले जो है अपनी मार्केटिंग भी कर जाना। 7 सीज ध्यान रखेंगे आप। 7 सीज ऑफ मार्केटिंग में कौन कौन सा आता है? पहले जो हैं, पहले 4 आएंगे आपका 4 सीज, और आगे वाले जो 3 हैं फिर उनके साथ जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका 7 सीज हो जाएगा। आ जाता है ये, इनमें से 7 सीज कौन नहीं है? तो 7 सी में फर्स्ट सी कस्टमर, सेकंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। क्रिएटिविटी जिसमें स्किल्स यूज होती हैं, कल्चर इसमें बिलीफ सिस्टम चलता है, कम्युनिकेशन इसमें जो है वेरियस मीडियम्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो पास की जाती है, चेंज इसमें जो है स्ट्रेटजी चैनल आते हैं, और चैनल्स की बात करें तो राइट चैनल, उपयुक्त चैनल जो है अडॉप्ट किया जाता है, जो कि कस्टमर तक जो है वो कम से कम समय में उपयुक्त वे से सूचना को पहुंचा सके। 7 पीस मैंने बोला था कि 4 पीस मैंने बता दिए थे, 7 मैं आपको बताऊंगी। 8th पी जो है वो परफॉर्मेंस रखेंगे आप ध्यान। तो पहले 4 पीस हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अगले जो 3 ऐड हुए हैं, पैकेजिंग, पैकेजिंग में आता है रिप्रेजेंटेशन की, पैकिंग में तो हम ये दिखाते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशनिंग एंड पीपल, और अभी जो है 8वां पी भी आ चुका है, वो मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। तो देखो हमारा ऑफलाइन तो मार्केटिंग चलती है ना, ऑनलाइन भी मार्केटिंग चलती है, तो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीस हैं उनके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है वर्चुअल प्रोडक्ट, जैसे आप शॉप्सी पे देखते हो ना कपड़ों के फोटो खींचे पड़े रहते हैं।
प्लेस का मतलब होता है वर्चुअली, आपको जो है प्लेस क्या रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा। प्राइस का मतलब रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस स्ट्रेटजीज। प्रमोशन का मतलब रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, पीपी पेपर क्लिक के हिसाब से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, या सर्च इंजन मार्केटिंग के हिसाब से। देखिए आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी आपका पीजीटीएस में है, तो वहां पे ये चीजें यूज होती हैं। पीपीसी का मतलब होता है पेपर क्लिक, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईएम का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। तो उसके बाद मार्केटिंग प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। प्रोसेस के स्टेप्स के सबसे पहले स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान इसमें बनाए जाते हैं। फिर हम मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के प्लान्स को जो है शॉर्ट टर्म के प्लान्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 साल का प्लान बनाया है, तो वन साल में, एक साल में हम उसको डिवाइड कर देंगे कि पहले साल क्या करना है, अगले क्या करना है। मार्केटिंग प्रोग्राम्स को हम एलोकेटिंग करते हैं एंड बजट करते हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान्स को जो है हम प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं, चीजों को करना शुरू कर देते हैं। एंड फिर जो है वो मॉनिटरिंग एंड अथॉरिटिंग जो है वो साथ में रखते हैं, चीजों को चेक करते रहेंगे अथॉरिटी के अंडर, और एनालिसिस करते रहेंगे। एनालिसिस के बेस पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, उस पे जो है आगे हम रिसर्च अपनी कैरी करते हैं। मार्केटिंग अप्रोचेस की अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग अप्रोचेस में हमारे पास वेरियस अप्रोचेस आती हैं, 8 अप्रोचेस हैं। तो फर्स्ट वन है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। ध्यान रखें, इसमें हम प्रोडक्ट से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, लाइक सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, पैकिंग कैसे करनी है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जो है हम जो वेरियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जिसको हम मध्यस्थ बोलते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को उत्पादन स्थान से कस्टमर तक जो है पहुंचाने में हेल्प करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। और वो कौन होते हैं? इंटरमीडिएट्स, मिडल मैन, होलसेलर, ठीक है, रिटेलर, इंपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, एजेंसीज हो गए। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इन लोगों से संबंधित पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फंक्शनल अप्रोच में जो हमारी फंक्शनिंग होती है, जब हम एक वस्तु को दूसरे उत्पादन स्थान से वस्तु को जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो बेसिकली हम क्या क्या काम करते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और फंक्शंस किए जाते हैं। सेलिंग हो गया, बाइंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे रखना है, स्टोरेज कैसे करनी है, एड कैसे देनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग पे क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, उसके बारे में जो है फोकस किया जाता है। उसके बाद हम मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें, तो मैनेजमेंट अप्रोच में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो कंट्रोलेबल फैक्टर हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, उनको जो है अपने ध्यान में रखते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स को जो है कंट्रोल करते हुए हम अपनी नीतियां लागू करते हैं, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से कहाँ हमें लॉस हो सकता है, उस लॉस से हम कैसे जो है बच सकते हैं, या उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं, उससे संबंधित चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सिस्टम अप्रोच में बेसिकली हमारा जो कनेक्शंस हैं फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स के साथ जो रिलेशन है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो हमारी सोसाइटिकल अप्रोच होती है, उसमें बेसिकली सोसाइटी में हमारा प्रोडक्ट जाता है, तो बेसिकली सोसाइटी को तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके कल्चर को, उसके लीगल एनवायरनमेंट को हम ध्यान में रखते हैं। लीगल अप्रोच में अगर हम बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे हम जब भी हम वस्तु बेचते हैं ना, तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है 1930, तो उसके जो भी प्रावधान हैं उनको ध्यान में रखते हैं। और इकोनॉमिक अप्रोच में हम डील करते हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है? डिमांड, सप्लाई, प्राइस, यही मेन प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आप इन्हीं थ्योरीज को पढ़ते हो। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो चैनल का मतलब होता है एक कॉन्टेक्ट, जिसको हम कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो है वो यूज करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो हमारे बायर को सेलर के साथ जोड़ते हैं, फर्म्स की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती हैं उनको प्रभावशील बनाते हैं, और बेसिकली ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग सेगमेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद ही बोल दे रही हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो मार्केट को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ग्रुप्स में जो है किसी स्पेसिफिक फीचर के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब हम बात करें तो जियोग्राफी, एक सेगमेंटेशन आता है जियोग्राफिकल, तो इसमें क्या करते हैं हम कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन,
लाइक कंट्री वाइज, स्टेट वाइज या सिटी वाइज जो है वो अपने मार्केट एरिया को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में आप कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रहे हो, तो ये कौन सा सेगमेंटेशन हो गया। लाइक मैं पंजाब और हरियाणा को कवर कर रही हूँ, तो ये हो गया जियोग्राफिकल हमारा सेगमेंटेशन। और इसमें जो है बेसिकली जो है हमारा बेसिक मार्केटिंग जो है वो डिस्क्रिप्टर रहता है। डेमोग्राफिक में हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेस पे मार्केट के टुकड़े करते हैं। एज के बेस पे, जैसे हम छोटे बच्चों के कपड़े बना रहे हैं तो 6 से 14 साल वाले बच्चों को ही हम कवर करेंगे, ठीक है। और एड भी उनके हिसाब से ही देंगे। सेक्स के बेस पे, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे ये हम जो है चीजों को कवर करते हैं। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग एडवर्टाइजमेंट। ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर है ना, ये कब इंपॉर्टेंट होता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है तो हमें बच्चों से संबंधित जो फ्लंकी फ्लंकी चीजें होती है ना, फ्लावर मतलब चिटपुट चिटपुट बातें वो दिखानी पड़ती हैं। उसके बाद जो है हमारा बेसिकली जो है वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आता है। इसमें हम साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हैं। सोशल रोल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सोशल क्लास हो गया या स्टाइल हो गया, रेफरेंस हो गया। तो ये तब जो है इम्पॉर्टेंट रहती है जब हमें जो है डायरेक्टली बेसिकली इस केस में जब दीज प्रोफाइल्स ऑफ कंज्यूमर आर मोर डायरेक्टली रिलेटेड विद द परचेज एंड प्रोडक्ट यूज। तो जो साइकोलॉजिकल हमारा जो फैक्टर होता है उसको हम बेसिकली जो है वो ध्यान में रखना ही पड़ता है। क्योंकि प्रोडक्ट कैसा बनाना है वो पहले ही भांपना पड़ता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफर कैसे करना है वो पहले ही भांपना पड़ता है। मतलब हमें अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को सबसे पहले देखना पड़ता है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही तभी स्टार्ट करनी है कि डिमांड किस तरह के प्रोडक्ट की है, लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, कैसा ट्रेंड है, कौन सा क्लास का लोग किस तरह का प्रोडक्ट मांग रहे हैं। बिहेवियरल में जो है हम स्टेटस बेस पे जो है वो सेगमेंटेशन करता है। और ये बेसिकली हमें जो है वो लोगों के जो वे ऑफ लाइफ का जो पैटर्न रहता है उसको समझने में हेल्प करता है। लाइक अभी स्कूटी का ट्रेंड है और हम स्कूटर बनाना शुरू कर दें, है ना, तो वो चीज जो है लोगों का बिहेव कैसा है, लोग किस प्रोडक्ट के लिए कैसा बिहेवियर रिएक्शन शो कर रहे हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। टारगेटिंग आता है नेक्स्ट। टारगेटिंग में बात करें तो इसमें जब हमारा सेगमेंटेशन हो जाता है ना, तो फिर अगला काम क्या होता है, उस सेगमेंटेशन को टारगेट करना। तो यही एक फोकस ऑन द टारगेट इज टारगेटिंग। एक आता है VALS, फुल फॉर्म आ सकती है वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। ये सेगमेंटेशन सिस्टम है। इसमें हम कस्टमर बिहेवियर को जो है सेगमेंटेट करते हैं उसके वेरियस नेचर के बेसिस पे, जियोग्राफिक या डेमोग्राफिक या हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी के बेसिस पे या बिहेवियर के बेस पे। तो वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल सिस्टम एक सेगमेंटेशन सिस्टम है जिसमें हम कस्टमर को जो है उसके सेगमेंटेशन करते हैं जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल या बिहेवियर के बेस पे। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। जब हम मार्केट को जो है टारगेट कर रहे हैं, अब हमने देखो अपनी मार्केटिंग करनी है, तो जब हम मार्केट को टारगेट करेंगे तो हम करेंगे मास मार्केटिंग, मतलब होल ग्रुप को इकट्ठा ही हमने टारगेट कर लेना है, ठीक है। और एक होता है हमारा सेगमेंटेड मार्केटिंग। इसमें हम अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक होता है हमारा, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट है, निश मार्केटिंग क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बड़ी बार पूछा गया है। निश मार्केटिंग, NICHE, निश मार्केटिंग की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन वन और मोर फ्यू सेगमेंट्स, मतलब एक या कुछ एक सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा माइक्रो मार्केटिंग, इसको लोकल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसमें हम लोकेलिटी को जो है वो कवर अप करते हैं। इंडिविजुअल मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केट में वन पर्सन के साथ जो है पर्सनली मिलके जो है मार्केटिंग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैनो मार्केटिंग, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इज नैनो मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम निश मार्केटिंग। हाँ, नैनो मार्केटिंग में जो क्या किया जाता है, एक
इसमें अ, लेवल्स ऑफ माइक्रो मार्केटिंग की बात करें तो फाइनल सेगमेंटेशन, इसमें जो है फाइनल एडवांसमेंट इन द मार्केट के ऊपर फोकस किया जाता है। हाइपर सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट के ऊपर फोकस किया जाएगा। और हाइपर सेगमेंटेशन जो है वो रिचार्ड टेडलो ने जो है 1993 में दी है। और जो हमारा माइक्रो मार्केटिंग है वो कार्ला कार्नक ने 1977 में दी है। साइबर सेगमेंटेशन, इसमें जो है डिजिटल डाटा इंपोर्ट किया जाता है और उसके बेस पे सेगमेंटेशन किया जाता है। सो एक मेगा मार्केटिंग आता है और एक मेटा मार्केटिंग आता है। तो मेगा मार्केटिंग जो है वो फिलिप कॉटलर ने कॉन्सेप्ट दिया है और इसमें जो है जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। मेटा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है जे कैली ने दिया है और इसमें जो है ये बेसिकली बायर एंड सेलर की जो है इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे जो है वो गैदर करके सिमिलर उद्देश्य को, मार्केटिंग के उद्देश्य को प्राप्त करता है। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, एनफोस मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। 1957 में ये दिया गया है, एनफोस ने इसको दिया है। और बेसिकली इस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया था कि जो मार्केट होता है, ठीक है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मार्केट की पेंट्रेशन करते हैं और मार्केट को डेवलप करते हैं। सो उसके बाद हमारा आता है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो बेसिकली एक ये चार्ट है। बीसीजी क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स एक चार्ट है जिसको ब्रूस डी हैंडरसन ने जो है वो एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप इन 1970, उसमें जो है इन्होंने इसको डेवलप किया था। इस चार्ट को हैंडरसन ने जो है डेवलप किया था जब वो बीसीजी ग्रुप में जॉब कर रहे थे 1970 में। इसके अन्य नाम भी हैं। बीसीजी मैट्रिक्स बड़ी बार को पूछ लिया जाता है तो आप इसके जो अदर नेम है उनको भी ध्यान में रखेंगे। अन्य नाम है इसके बोस्टन मैट्रिक्स, पोर्टफोलियो डायग्राम, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स और बीसीजी एनालिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम पीजीटी में, या तो 2016 वाले पीजीटी में जो है बेसिकली इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, अगर हम बात करें ना, या स्टार का आ जाता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, डॉग क्या होता है, कैश काउ क्या होता है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे स्टार एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे हमारी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है और बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है। क्वेश्चन मार्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा न्यू वेंचर जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, उसमें हमारा मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन मार्केट शेयर जो है उसकी वैल्यू कम रहती है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वैल्यू कम है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, ग्रो हो रहा है तो वैल्यू कम क्यों है। और कैश काउ में क्या होता है कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ है वो कम होती है लेकिन हमारा मार्केट शेयर जो है वो हाई होता है। और डॉग्स में क्या होता है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी लो होगा और मार्केट ग्रोथ भी हमारी जो है वो लो होगी, दोनों ही चीज़ें लो होती हैं। और स्टार में दोनों ही चीज़ें हाई होती हैं। उसके बाद जो है मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ लिया। हमारे बेसिकली अब तो 8 P's आ गए हैं ना, उन सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर जो है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर तक करना। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड परफॉर्मेंस, 8 P's हैं। इन सब को जो है इकट्ठा लेके जो है वो आगे हम जो है अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग फिलिप कॉटलर, ठीक है। और क्लासिकल मार्केटिंग के फादर कौन है? जेरोम मैकर्थी, ठीक है। किंग ऑफ मार्केट, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ जाता है, किंग ऑफ मार्केट कंज्यूमर, ठीक है। फादर ऑफ बिजनेस पीटर एफ ड्रकर और फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग डेविड मैकेंजी।
जो मार्केटिंग मिक्स है ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम मार्केटिंग प्लान को डेवलप करते हैं, और इसमें हम मार्केटिंग प्लान जब भी डेवलप करते हैं तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, परफॉर्मेंस, है ना, पीपल, प्रोसेस, पैकेजिंग, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर या इसको कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है। तो कंज्यूमर और बायर के बीच में आपको मतलब पता है, बायर वो होता है जो वस्तु को खरीदता है, वो उसको कंज्यूम कर भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी कर सकता है। अगर वो उसको कंज्यूम कर रहा है तो वो कंज्यूमर बन गया, अगर वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वो कस्टमर है। अब हम बिहेवियर की बात करें तो वे ऑफ एक्ट, ठीक है। उसके बाद बायर बिहेवियर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है बायर के बिहेवियर को जो है वो स्पेंड करते हैं एंड उसको देखते हैं कि वो अवेलेबल वस्तुओं और सेवाओं के लिए किस तरह से अपना रिएक्शन देगा। सो बायर बिहेवियर में हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, और हम बायर के बिहेवियर को समझे बिना जो है वो मार्केटिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। सो कंज्यूमर और जो बायर है वो बेसिकली हमारे पास इंडिविजुअल और जो है वो इंडस्ट्रियल बायर और कंज्यूमर बायर होते हैं। इंडस्ट्रियल बायर वो होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं, और जो कंज्यूमर बायर हैं, कंज्यूमर बायर बेसिकली वो बायर होते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बिजनेस में बायर को, तो हम उसके बायर के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कौन वस्तु को खरीदेगा, वो क्यों खरीदेगा, ठीक है, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये चीज़ें हमें, इन चीज़ों के आंसर हमें प्राप्त करना पड़ते हैं इन क्वेश्चन के। जब भी हम कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कस्टमर के बारे में जब हम अपना डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें जो है हमें अपने कल्चर को, ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, और जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं किसी पर्सन के, उनको ध्यान में रखते हुए बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो है वो डिसाइड करनी चाहिए। उसमें जो है हम बेसिकली प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, इवेल्युएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। और फिर डिसीजन लेने के बाद जो है बायर के बिहेवियर कैसा है हमारे डिसीजन के प्रति, उसके बाद पोस्ट बायर बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं। तो इसको जो है हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन का कॉन्सेप्ट जो है दो तरह से हमारे पास चलता है, एक है नैरो कॉन्सेप्ट, एक है वाइडर कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना उनको ध्यान में रखते हैं, और वाइडर कॉन्सेप्ट में जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कलर, उसकी पैकिंग, उसका ब्रांड, वो सब हम ध्यान में रखते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल, प्रोडक्ट में वस्तु और सेवा दोनों आएंगी, इसलिए बोला है मार्केटिंग की लैंग्वेज में प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह का होता है। जैसे मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो वनस्पति घी हो गया, है ना, डालडा हो गया। एक्सचेंज वैल्यू, इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। और लेवल ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो कोर बेनिफिट हमें मिलते हैं, और बेसिक बेनिफिट में हमारा जैसे कंफर्ट हो जाता है। कोर बेनिफिट मैं आपको बता दूं, कोर बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ऑफ सर्विस, जैसे कि कंफर्ट फ्रॉम स्पा, स्पा कोई कराता है तो उससे जो राहत मिलती है दैट इज कोर बेनिफिट। और बेसिक प्रोडक्ट क्या है, बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि आपने होटल में रूम लिया एंड बेड इज़ द बेसिक प्रोडक्ट, तो वहाँ पे बेड होना चाहिए, ये बेसिक जो है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले ना तो रिफ्रेशमेंट में आप वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें रिफ्रेशमेंट मिले, ठीक है। और दूसरा ये भी एक्सपेक्ट करते हैं क्विक फूड हमें मिल जाए, है ना, टेबल साफ होना चाहिए, तो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आते हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में एडिशनल जो है वो एट्रीब्यूट्स आते हैं, लाइक जैसे कि फ्रेश फ्लावर्स लगे हों, है ना, क्विक चेक इन, आप होटल में जाते हो तो एकदम से चेक इन हो जाता है। प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है एक होता है प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट। प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो जैसे किसी ने ना किसी की प्रिस्क्राइब किया हो किसी ने, ठीक है, आपको बताया हो, जैसे कि डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है, तो वो जो है यहाँ पे उसको प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट हम कहेंगे, जैसे कि मेडिसिन हो गया। OTC प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट इसको आप बोलोगे। तो जैसे कि इसको आप प्रोडक्ट को जो है डायरेक्टली सोल्ड कर दिया जाता है, किसी ने आपको जो है इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है,
ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है हमारे पास। प्रोडक्ट डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो जब भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट लाइन का डिसीजन लिया जाता है, प्रोडक्ट मिक्स कैसा होना चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में हम बेसिकली जो है जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमने कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करना है या डिलीट करना है, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। प्रोडक्ट मिक्स आपको पता ही है, एक ऐसी लाइन है जिसमें हम वस्तु को जो है ऑफर करते हैं और इसमें जो है मिश्रण रहता है 4 पीस का। ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग में जो है एक प्रोडक्ट की डिस्टिंक्ट जो है आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात की जाती है। पैकिंग की बात करें तो ये बेसिकली जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ पैकेज फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसकी बात होती है। और लेबलिंग में आपको पता है, आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन ना, लेबलिंग पैकेजिंग कैसे डिफरेंट है। तो पैकेजिंग में तो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग है, ठीक है, और लेबलिंग में क्या है, इट इंक्लूड डिज़ाइनिंग प्रिपेयरिंग लेवल्स फॉर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, उस पर जो लेवल्स लगे होते हैं वो लेबलिंग हो गया। एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीजन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो हम बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं उसमें हमने कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करना है या कोई निकालना है, उसके संबंधी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। ब्रांड एंड को ब्रांड स्ट्रेटजी से अगर बात की जाए तो ब्रांड एंड को ब्रांड स्ट्रेटजी एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें जो है हम ये चीज़ पहचानते हैं कि हम ब्रांड को जो है कैसे जो है और ज़्यादा जो है वो लोगों में नोन टू बना सकते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे जो है अपने ब्रांड या को ब्रांड से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजीज में बेसिकली गुड सर्विसेज के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस को जो है वो अदर्स से जो है वो डिफरेंट करते हैं, हम अन्य से कैसे भिन्न हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन 2 तरह का होता है, इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है और वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट जब आए तो डिफरेंट गुड्स एट सेम प्राइस, ठीक है, और वर्टिकल क्या होता है, ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस। आप क्या कर रहे हो, आपका प्राइस सेम है और इंडिया में जितने भी आप स्टेट को कवर कर रहे हो सेम प्राइस दे रहे हो। वर्टिकल में क्या है कि आप अपनी वस्तु और सेवा को इंडिया में अलग प्राइस में, अन्य कंट्री में अलग प्राइस पे, या इंडिया में ही पंजाब में अलग प्राइस पे, हिमाचल में अलग प्राइस पे दे रहे हो। और मिक्स्ड आता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, ए और बी, ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इन दोनों को आप जो है यहाँ पे फॉलो करते हो। सो उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, क्रिएशन एंड एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करते हो। और प्रोडक्ट की मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज के सारे जो है एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसमें जो है पैकिंग, कलर, प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड, ठीक है, नेम एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी होता है जिसको कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाएगा, बिजनेस प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को बिजनेस पर्पस से यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है हमारे न्यू प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रूली न्यू प्रोडक्ट और इनोवेटेड प्रोडक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग वन। ट्रूली न्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि पहले उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने वो बनाया। और इनोवेटेड का मतलब है कि प्रोडक्ट पहले था, जैसे कि बर्तन बार पहले आता था ना, अभी वो लिक्विड में जब आना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसको जो है आप क्या बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही आपने कुछ ना कुछ इनोवेशन किया। तो एक प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके मेथड्स की बात की है। तो एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, एक्विजिशन का मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एंड क्या क्या स्टेप्स हैं जब आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करने की बात करते हो, तो स्टेप्स में आता है आपके माइंड में आइडिया आता है, उस आइडिया को आप टेस्ट करते हो, दैट इज़ इट पॉसिबल। उसके बाद आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे, बिजनेस में उस स्ट्रेटजी को एनालाइज करोगे, एक सैंपल के तौर पे टेस्टिंग करोगे, और टेस्टिंग अगर आपकी सही हो गई तो आप उस स्ट्रेटजी को जो है वो फिर इम्प्लीमेंट कर दोगे। PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कितनी स्टेजेस होती हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इनमें से PLC की स्टेज कौन सी है, नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैच्योरिटी कौन सी स्टेज है, तीसरी, दूसरी, पहली। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की दूसरी स्टेज कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट छोटा है, इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे उसने ग्रो किया, ग्रोथ, फिर वो मैच्योरिटी पे पहुंच गया, मैच्योरिटी, और थर्ड के बाद जो है हमारा डिक्लाइन। ठीक है, तो 4 स्टेजेस होती हैं, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। सो इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो खर्चा ज़्यादा, इनकम कम। ठीक है, हम बेनिफिट की जगह थोड़ा लॉस भी बियर कर सकते हैं। ग्रोथ में हम धीरे धीरे हमारे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और मैच्योरिटी में जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो पीक पे पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव चेंज नहीं करते हैं, तो जो है हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी गई है। ये स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पीएलसी की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है, तो पीएलसी की जो है सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है थर्ड, और सबसे बेस्ट स्टेज होती है ग्रोथ। और डिक्लाइन जो है कि वर्स्ट स्टेज है, इसमें हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है स्प्रेड ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन एन इनोवेटिव फॉर्म फ्रॉम द सीरीज टू द कंज्यूमिंग पब्लिक। ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है एक सीरीज में से प्रोवाइड करवाना कंज्यूमर को। अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट ये आप समझ ही रहे हो कि इसमें क्या किया जाता है, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसमें हम स्ट्रेटजी बनाते हैं मार्केटिंग मिक्स की, ताकि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करके उसको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा के सेटिस्फाई फील करवा सकें। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन एरिया स्ट्रेटजीज आती हैं। जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है ऐसी स्ट्रेटजीज जो डिस्क्राइब करती हैं कि आप अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे। एंड डिसीजन एरिया स्ट्रेटजीज में जो है ये स्ट्रेटजीज हमारी जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कंसीडर करती हैं, लाइक 4 P's या 2 C's हो गया। ठीक है, उसके बाद जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में एक्सपेंशन, शेयर ग्रोथ, निश मार्केट, ठीक है, मार्केट एग्जिस्ट, ये स्ट्रेटजीज आती हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। एक स्टेटस क्यू स्ट्रेटजी आती है। स्टेटस क्यू स्ट्रेटजी मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली वो स्ट्रेटजी होती है जो कि हमारी करंट पोजीशन को हम मार्केट में किस तरह से बना के रखें उसके ऊपर फोकस करती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिसीजन एरिया स्ट्रेटजीज आती हैं। डिसीजन एरिया स्ट्रेटजीज में बेसिकली टारगेट मार्केट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना, इनको जो है प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं हम। प्राइसिंग की स्ट्रेटजी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज हो गया, या प्रमोशन से संबंधित स्ट्रेटजीज जो हैं, ये बेसिकली हमारी रणनीतियों के एरिया होते हैं कि किस एरिया से संबंधित स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मार्केट से, प्रोडक्ट से, प्राइस से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या प्रमोशन से। एक आता है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, और प्राइस जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमने कितनी रिटर्न लेनी है, मार्केट की पेंटेंट्रेशन कैसी है, मार्केट में स्कीमिंग है, ठीक है, या हमारी बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है या स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जो है हमारा प्राइसिंग डिसीजंस हैं। उसके बाद इसके मेथड्स हैं आगे। ठीक है, तो इसके मेथड जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।